फ्रेंड्स, आप लोगों का एक टॉपिक पेंडिंग था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में से, उसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। टॉपिक नेम इज फीवर। क्या नाम है? फीवर यानी बुखार का हो जाना। ठीक है। फीवर जब होता है तो क्या होता है जी, ये उन्होंने बोला है कि दफा की सेकंड लाइन है। ये क्या है? सेकंड लाइन है। तो इसमें स्टोरी ये होती है कि जब मैक्रोफेज, कौन जी? मैंने कल बताया था मैक्रोफेज के बारे में आप लोगों को, जो जरासीमों को खाते हैं। किसको खाते हैं? जरासीमों को। कहता है तो जब मैक्रोफेज जो है वो पैथोजन पर हमला करते हैं। किस पे? पैथोजन पे हमला होता है ना, जैसे। तो उसके बाद क्या होता है, तो खून में पायरोजन एक केमिकल को खारिज करते हैं। खून में किस केमिकल को खारिज करते हैं? इंग्लिश में उसे कहते हैं पायरोजन। कौन सा केमिकल? पायरोजन क्या है? एक केमिकल है। क्या है? खारिज कहाँ पे कर रहे हैं? ब्लड के अंदर। कहाँ पे खारिज करते थे? ब्लड के अंदर। कौन वाला? मैक्रोफेज। कहता है मैक्रोफेज जब पैथोजेंस को, पैथोजेंस क्या है? डिजीज कॉजिंग एजेंट है। डिजीज बीमारी को कहते हैं, कॉजिंग सबब बनना, और एजेंट बीमारी पैदा करने वाले जानदार। डिजीज कॉजिंग एजेंट। बात समझ आ रही? यानी बीमारी पैदा करने वाले जो जानदार होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं पैथोजेंस का। ठीक है। अब डिजीज कॉजिंग एजेंट के ऊपर जब माइक्रोफेज हमला करते हैं तो वो एक केमिकल जिसका नाम क्या है? पायरोजन है। क्या नाम है बच्चों? पायरोजन। पायरोजन केमिकल खारिज करते हैं। क्या चीज खारिज करते हैं? पायरोजन केमिकल खारिज करते हैं। जब ये पायरोजन केमिकल, अब जैसे ये केमिकल खारिज हुआ तो ये दिमाग तक पहुंचता है। कहाँ पे जाएगा जी? बात समझ आ रही कि नहीं समझ आई? इधर देखो भाई, समझ आ रही है आपको कि ये केमिकल कहाँ पे पहुंचा? दिमाग तक पहुंचता है तो वहां पर दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा? दर्जा हरारत को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। किसको कंट्रोल करेगा? यानी हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करेगा। और आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इतना ही टेम्परेचर होता है ना। तो इतना टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है फीवर के अंदर। समझ आ रही बात है? फीवर में होता है क्या है कि मैक्रोफेज जो है, मैक्रोफेज क्या बोला मैंने आप लोगों को? मैक्रोफेज जो है बीमारी, वो जरासीमों को खाने वाले। ठीक है। अब ये मैक्रोफेज क्या करते हैं? पैथोजेंस को खाते हैं। और पैथोजेंस क्या है? जो बीमारी पैदा करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, अलजी, कुछ भी हो सकता है। तो अब जब ये इन्हें खा रहे होते हैं तो वो एक केमिकल खारिज करते हैं। क्या काम करते हैं? केमिकल कहाँ पे खारिज करेंगे? ब्लड के अंदर। दे सिक्रीट अ केमिकल इन आवर ब्लड। और ब्लड फिर क्या करेगा? ये केमिकल कहाँ पे सिग्नल भेजेगा? दिमाग किस चीज को फिर कंट्रोल करेगा? दर्जा हरारत को, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा कि भाई तेरा टेम्परेचर ज्यादा हो गया। हम कहते हैं ना 104 हो गया, 103 हो गया, तो उसे वापस स्टेबल करके 98 पे लाया जाएगा, जो कि सेंटीग्रेड में। आपको पता ना टेम्परेचर के तीन तीन स्केल है, केल्विन स्केल है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। तो ये दोनों में हमें यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट के अंदर है। यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को? और इस तरह जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा होता है। कहता है नॉर्मल से ऊपर कर देता है। मेन काम क्या है पायरोजन का? ये नॉर्मल है, इससे टेम्परेचर ऊपर होगा। किसकी वजह से? पायरोजन की वजह से। किसकी वजह से? यानी दर्जा हरारत को क्या कर देता है जी? ऊपर कर देता है। क्या कर देगा? अब नॉर्मल से ज्यादा जिस्मानी दर्जा हरारत को नाम देते हैं फीवर का। किस चीज का नाम दोगे भी आप? फीवर का। तो इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल से, नॉर्मल से ज्यादा दर्जा हरारत को, दर्जा हरारत को नाम किस चीज का देते हैं जी? नाम देते हैं फीवर का। फीवर किसे कहते हैं हम लफ्जों में? बुखार। यानी अगर नॉर्मल से टेम्परेचर ऊपर चला गया, तो नॉर्मल से टेम्परेचर किसकी वजह से ऊपर गया? पायरोजन केमिकल की वजह से। किसकी वजह से गया? पायरोजन केमिकल सक्रिएट कब हो रहा है? जब पैथोजन पर हमला हो रहा है। और हमला कौन कर रहे हैं? माइक्रोफेज कर रहे हैं। समझ आ गई बुखार की? कैसे बुखार होता है? क्या कि बुखार में जो हमारी बॉडी के अंदर जरासीम चले जाते हैं उनको खत्म करने के लिए माइक्रोफेज हमला करते हैं। और माइक्रोफेज हमला करने के साथ खून के अंदर एक केमिकल को रिलीज कर देते हैं जिसका नाम क्या होता है जी? पायरोजन नाम होता है। तो पायरोजन क्या करता है? हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से ऊपर ले जाता है। नॉर्मल से, नॉर्मल कितना? 37 है।
और इससे ऊपर कितना ले जाएगा, 104, 103, 100 अब जितना भी वो ले जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को, इस हालत को हम क्या नाम देते हैं, फीवर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो फीवर का होना भी हमारी बॉडी में असल में जरासीमों से बचत का एक तरीका है। तो यहाँ पर आखिर में आपकी बुक में लिखा है ये फैगोसाइट की सरगर्मी बढ़ाता है। दूसरा काम क्या करता है जी, फैगोसाइट्स। अच्छा, फैगोसाइट, साइट्स का मतलब सेल्स होता है, साइट्स का क्या मतलब है, और फैगो का मतलब है ईटिंग, यानी सेल को खाना, सेल को। तो यही काम हो रहा है ना, मैक्रोफेज असल में क्या कर रहे हैं, पैथोजन पर हमला कर रहे हैं। पैथोजन पे क्या करते हैं, हम हमला करते हैं, ठीक। अब फैगोसाइट के काम को तो ये बढ़ा देगा, फैगोसाइट की जो सरगर्मी है, सरगर्मी उसे क्या कर रहा है जी, बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, लेकिन बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ को सुस्त कर देता है। दूसरा काम क्या करता है जी, बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ को, यानी वायरस की और बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देता है, सुस्त कर देता है। तो ओवरऑल ये आप लोगों का अगला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है इसमें। और इसी टॉपिक को नाम देते हैं जी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या नाम देते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर है सबको? आप लोगों का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, थर्ड मतलब तीसरी, तीसरी लाइन क्या है, यहाँ पे आपकी बुक में इसका उन्होंने एक नाम रखा हुआ है कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका नाम क्या है, अक्वायर्ड, आपको याद है कल हमने जब थर्ड लाइन के बारे में डिस्कस किया था तो हमने इस चीज को सीखा था कि ये पैदा होती ही हमें नहीं होती, बल्कि हम इसे हासिल शुदा, मतलब जहां पे हम रह रहे होते हैं वहां से हम अपने अंदर उन चीजों को बिल्डअप करते हैं। बात समझ आ रही, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इसके दो अकसाम है। कितनी अकसाम है, दो अकसाम है, एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है। पहली कौन सी है, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में होता पता है क्या, जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप यहाँ पे दी गई है, वो है लेम्फोसाइट। क्या है, लेम्फोसाइट। ये व्हाइट ब्लड सेल की किस्म है। आपकी बुक में जब हम ब्लड वाले हिस्से को डिस्कस करते हैं ना तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाती। तो वहां पर लेम्फोसाइट के एक टाइप है जिसे हम कहते हैं बी सेल। क्या नाम देते हैं, बी सेल। जो पैथोजन होते हैं ना, पैथोजन, उन्हें मारने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। एक्टिव साइट में क्या काम होता है कि जो बी सेल हैं, जो लेम्फोसेल हैं, वो पैथोजन को मारने के लिए क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, और ये लॉन्ग टर्म होता है। ये दो, इसकी दो आगे दो अकसाम है। कितनी अकसाम है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल भी हो सकता है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। फिर जो पैसिव इम्यूनिटी है ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, मतलब मुख्तसर मुद्दत के लिए होती है। ये नहीं कि काफी देर तक रहेगी, बहुत शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। बात समझ आ रही। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये खास माइक्रोब के लिए एंटीबायोटिक बनाएगी। यहाँ पर हमने नहीं ना पढ़ा कि इस यहाँ पे पैथोजन है कि वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पैसिव के अंदर खास माइक्रोब होंगे, मतलब हो सकता है सिर्फ वायरस के लिए आप एंटीवायरल इन्फेक्शन बनाए, या सिर्फ किसी खास बैक्टीरिया के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के लिए जो निमोनिया का वायरस है उसके लिए आप कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। ये खास माइक्रोब्स के लिए यूज होता है और ये सिर्फ पैथोजेंस के लिए यूज होता है। बात समझ आ रही, बस इतना से ये टॉपिक है। अब अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। इसका लास्ट टॉपिक क्या है जी, लास्ट टॉपिक है। और आपको पता है हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कभी पढ़ा, उससे अगला टॉपिक है ये खून का जमना। इसे इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, और साइंटिफिकली इसका नाम है कोआगुलेशन। कोएगुलेशन, क्या नाम है, कोएगुलेशन, यानी खून का जम जाना, लोथड़े का बन जाना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे पढ़ने से पहले कि अगर खुदा ना खास्ता खून कब जमेगा, जब चोट लगेगी ऑब्वियसली। उससे पहले तो नहीं कभी हमने सुना मेरा जी खून जम गया, चल भी ऐसा हम पिघला तो नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। खून तभी जम सकता है जब कट लगेगा, जब, अब फिर एक और बात यहाँ पे निकलती कि जब कट लगे तो जाहिर जख्म बनेगा। और कट कहाँ पे लगेगा, जब खून की किसी नाली पे कट लगेगा। ये नहीं कि आप नाखून काट रहे हो तो जी चलो जी मेरा खून बहना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वैसे बहता है, कच्चा ला दोगे ना तो मतलब तब ये होता जरूर है।
बात करने का मतलब ये है कि जब भी खून की कोई नाली फटती है तब खून बहना जारी हो जाता है, तब खून, और उसी बहते हुए खून को रोकने का नाम जो है वो कोआगुलेशन है। क्या नाम है? कोआगुलेशन है, या उसका मतलब है खून को जमा देना, खून की क्लॉट कर देना, यानी वहां पर एक लोथड़ा सा बना देना। आप देखते जब कभी हमें कट लगता है तो कुछ बच्चे ऊपर हाथ रख लेते हैं, वो असल में क्लॉटिंग का ही काम करना चाह रहे होते हैं। कुछ ऊपर वो कपड़े से ऐसे जोर से दबा देते हैं, चाहे जेडे बाकी सेल मार मुर जाना है ना, तो ये उससे भी काम अच्छा खासा करते हैं। तो कोआगुलेशन एक अमल है जिसमें खून की नालियों के जख्मी होने पर जरूरत से ज्यादा खून को बहने से रोकती। ये मेन काम है। कोआगुलेशन का मतलब क्या है कि खून जरूरत से ज्यादा ना बहे। जब ये नहीं है कि आपको कि बह ही ना सके, असल में थोड़ा तो खून बहेगा ना, जब तक क्लॉट नहीं बनेगा, जब तक क्लॉथ क्लॉट नहीं बनेगा, मैं क्लॉथ कह रहा हूँ है, तो ये लाजमी चीज है। तो सबसे पहला इसके जो मराहल है, इसमें पहला काम क्या होता है, ब्लड वेसल जख्मी होती है। खून जिस नाली के अंदर बह रहा होता है ना, उस नाली को, उस ट्यूब को, उस कैनाल को, उस वेसल को हम ब्लड वेसल कहते हैं। क्या नाम देते हैं जी? तो ये जो ब्लड वेसल है ये क्या होगी, सबसे पहले जख्मी होगी। क्या होगी? फिर कोलिजन फाइबर लफ्ज आपकी बुक पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? कहीं भी लफ्ज ये आएंगे ना तो आपने ज़हन में रखना कि ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है? और प्लाज्मा प्रोटीन कौन से होते हैं? सेल, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल प्लाज्मा उसका दूसरा नाम है। तो यानी ये सेल मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन है। तो ब्लड वेसल जख्मी हुई, कौन सी प्रोटीन खारिज हुई जी? कोलिजन फाइबर। कौन सी? कोलिजन फाइबर जैसे ही खारिज होगी तो हमारे जिस्म में ब्लड की थर्ड टाइप है। कौन सी टाइप है जी? तीसरी टाइप है। आपको पता ना, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, और तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स हैं। कौन से हैं? तो ये प्लेटलेट्स क्या होंगे? एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, जिसे उर्दू में फाल लिखा हुआ है। एक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे ही ये एक्टिव होंगे तो ये किन की, ब्लड वेसल जो जख्मी है और कोलिजन फाइबर की दीवारों को चेक करेंगे। क्या करेंगे जी? फर्ज कर ले कि अगर हम यहाँ पे एक खून की नाली बनाते हैं, तो सबसे पहला कहीं से तो इसे काट लगना चाहिए ना, ठीक है? तो जख्मी होगी जी, ब्लड वेसल क्या होगी? जख्मी होने के बाद इसके अंदर एक प्रोटीन खारिज हुई, जिस प्रोटीन का नाम क्या है? कोलिजन फाइबर। क्या है जी? ये फर्ज कर लेते हैं कि ये कोलिजन फाइबर है, ठीक है। अब कोलिजन फाइबर का काम क्या होगा कि ये जो दरार यहाँ पे बनी हुई, ये जो दीवार टूटी है यहाँ से, इसे चेक करेगी। क्या करेगी जी? बात समझ आ रही? दीवारों को चेक करके वहां पर ना एक प्लग बना देगी, जिसे प्लेटलेट प्लग कहते हैं। क्या नाम देते हैं? छोड़ दो, उसे नाम देंगे प्लेटलेट प्लग। प्लग ये है कि वो यहाँ पर आके ना, इस नाली पे जहाँ पे खून कट लगे, कोई थोड़ा सा, कोई फर्ज कर ले, लो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर से इस तरह बना देंगे, ठीक है। अब इसे नाम क्या दिया जाएगा? प्लेटलेट, प्लेटलेट प्लग का। किस चीज का नाम दोगे आप? प्लेटलेट प्लग का नाम दे दोगे, ठीक हो गया? बात समझ आ रही? नंबर 2 पे क्या होता है? नंबर 2 पे खास प्रोटीन बनेगी। उस खास प्रोटीन का नाम है क्लॉटिंग फैक्टर। उस प्रोटीन का नाम क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, ये प्रोटीन क्या करेगी? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगी। बात समझ आ रही? अच्छा बात सुनो, हमेशा याद रखना, हमारे जिस्म में ना अल्लाह पाक ने कुछ चीजें गैर एक्टिव हालत में रखी हुई। किस तरह रखी? मतलब वो जब जिस्म में उनकी जरूरत पड़ेगी तब ही एक्टिव होंगी, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगी। अदरवाइज एक्टिव, जिस तरह पेप्सिनोजन पेप्सन में तब्दील होता है, जब हम प्रोटीन खाते हैं तभी वो पेप्सन में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होता। उसी तरह यहाँ पर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स मौजूद जरूर हैं, बट ये तब खारिज होते हैं जब ब्लड वेसल जख्मी होती है, और जख्मी होकर कौन सी प्रोटीन बनाएगी? कोलेजन फाइबर। तो यहाँ पर दूसरे हिस्से में, दूसरे मरहले में ये होता है कि खास प्रोटीन है जिन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। उस खास प्रोटीन का नाम क्या है जी? वो क्या काम करती है? वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बन में चेंज कर देती। किसमें चेंज कर देती? थ्रोम्बन के अंदर। और नंबर 3 पे यही थ्रोम्बन प्रोटीन जो है ये आगे फिब्रिनोजन को फिब्रन में चेंज कर देती। किसमें चेंज कर देती? बात की समझ आ गई? यानी पहली प्रोटीन एक खास है, खास प्रोटीन जिसका नाम क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। क्या नाम है? अब क्लॉटिंग फैक्टर ने क्या काम किया? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को किसमें चेंज कर दी? अब इसी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के बाद ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन क्या कर देती है जी? ये फिब्रिनोजन को, जिसने खून को जमाना होता है,
उसे फिब्रन के अंदर चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? अब ये जो फिब्रन है ये असल में स्ट्रैंड है, पट्टियां हैं कुछ इस तरह, जैसे ये बनी हुई ना यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, इस तरह कुछ पट्टियां बनती हैं इस तरह, ठीक है। और ये भी आगे चल के क्या बना देती हैं जी? प्लेटलेट प्लग बना देती हैं। क्या बना देती हैं? प्लेटलेट प्लग बना देती है। अब नंबर 4 में क्या होता है? क्लॉट के अंदर प्लेटलेट सिकुड़ते हैं। ये जो प्लेटलेट अभी बने हैं यहाँ पे, तो ये क्या होंगे जी? सिकुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? सिकुड़ेंगे। नंबर 1 आपने याद रखना है यहाँ पर, इसी हिस्से को हम लिख लेते हैं कि ये चौथे मरहले में क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। क्या होते हैं जी? ये सिकुड़ते हैं और जख्म को साइज में कम कर देते हैं। ये जो जख्म इतना बड़ा आपको लग रहा होगा, उसके साइज को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। साइज को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही? ये चौथा मरहला है। 5वें मरहले में कहता है कि जब ब्लड वेसल की मुरम्मत हो जाती है, अच्छा साइज में ना यहाँ पे जो हमने बात पढ़ी कि ये जो पट्टियां बनी है, क्या बनी है? पट्टियां। फिब्रिनोजन ने जो प्रोटीन बनाई थी फिब्रिन, उससे स्ट्रैंड बने, पट्टियां बने, उन्होंने आगे चल के प्लेटलेट प्लग बना दिया और प्लेटलेट प्लग आगे चल के ब्लड क्लॉट बना देता। क्या बना देता जी? ब्लड क्लॉट, यानी खून का लोथड़ा बना देता। क्या बना देता? खून का लोथड़ा बना देता। तो यहाँ पे कहता है कि जब वो ब्लड वेसल की मुरम्मत हो जाती है तो एक और प्लाज्मा प्रोटीन का जाल, तो ये एक और प्रोटीन खारिज होती है जो प्लाज्मा प्रोटीन का जाल को तोड़ देती। क्या कर देती? तोड़ देती, जिसकी वजह से ये जो जब ठीक हो जाती, ये नहीं कि अभी ठीक नहीं हुआ तो पहले ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब ठीक हो जाएगी तो क्लॉट क्या होगा? जो यहाँ पे बना वो हल हो जाएगा और नॉर्मल ब्लड फ्लो बहाल हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल वे के अंदर जो खून बह रहा होगा वो जारी हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? तो आप लोगों का डिजीज और इम्यूनिटी वाला सारा जो चैप्टर है वो मुकम्मल हो चुका है। आप में से किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।